गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिंबल्स के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, कि डाल्टन ने जो एलिमेंट्स के सिंबल दिए हैं वो किस तरीके से दिए हैं, उसका मैंने आपको बोर्ड पर उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, उनके नाम से, और जो भी सिंबल हैं उसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, आईपीसी सिस्टम बनाया गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है। उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स की कुछ लैटिन नेम के जो लैटिन नेम होते हैं एलिमेंट्स के, उनके नाम पर भी कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग और देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंबल्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, सिंबल्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स का सेंस क्या है, यहाँ पर जो कुछ ऐसे एलिमेंट के सिंबल जिनको लैटिन जो लैंग्वेज है उसके थ्रू जो है रखा गया है। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, लेकिन ये किसके नाम पर है, लैटिन नेम होता है नेट्रियम, तो उसके नाम से लिया गया है। स्टार्टिंग का जो वर्ड है Na वहां से ले लिया गया है। ठीक है, तो सोडियम का अब आपसे पूछा जाए कि सिंबल कौन सा होता है, तो Na होता है, लेकिन कहां से लिया गया है, लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया है। ठीक है, ऐसी पोटेशियम की हम लोग बात करें तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, इसको कहां से लिया गया है, कैलियम से लिया गया है। अब लैटिन नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम हमने आपके सामने लिखे हैं, जैसे एंटीमनी है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन, लेड। तो लाइन से इनके सिंबल लिखे हुए। एंटीमनी का जो सिंबल होता है Sb, कॉपर का सिंबल होता है Cu, गोल्ड का सिंबल होता है Au, आयरन का सिंबल होता है Fe, लेड का सिंबल होता है Pb। और इनके सीक्वेंस से नाम भी मैंने लिखे हैं लैटिन नेम कि जो एंटीमनी है उसका जो लैटिन नेम है स्ट्रीबियम होता है, कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो क्या, क्यूप्रम होता है, गोल्ड का ऑरम, आयरन का फेरम, लेड का फ्लूवम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए मरकरी के लिए जो सिंबल Hg है, और इसका जो लैटिन नेम है क्या है, हाइड्रोजन। सिल्वर के लिए सिंबल Ag, और अर्जेंटम टिन के लिए Sn सिंबल, नेट्रियम, और टंगस्टन के लिए सिंबल W यूज किया, जिसको हमने क्या बोला, वॉल्फ्राम। तो ये इस तरीके से जो है ये लैटिन नेम पर सिंबल्स को लिया गया है। लैटिन जो नेम है उनसे जो है सिंबल्स को लिया गया। ठीक है, अब हम लोग जो है सिंबल्स को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो है एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का डिफाइंड नहीं है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफाइंड नहीं है। कोई अगर हमसे कोई इंडिविजुअली किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताने के लिए या किसी बुक में डिफाइंड नहीं है। हाँ, एटॉमिक मास को क्या किया गया है, कंपेयर करके बताया गया है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कार्बन है और किससे कंपेयर किया गया है वो भी बात कर लेते हैं, कार्बन। ठीक है, कार्बन को लिया गया, उसके क्या किए, 12 पीसेस किए गए। कार्बन तो नहीं, मतलब कार्बन का जो 12th पार्ट है उससे कंपेयर करके किया गया है। ये हम और भी एलिमेंट से कर सकते थे। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जिस एलिमेंट से भी हम कर रहे थे तो जो हमारा आंसर आ रहा था वो किस में आ रहा था, एक डेसिमल में, एक पॉइंट में आ रहा था। तो फैक्चुअल बात ये है, आपको बात याद ये रखनी है कि कार्बन से इसलिए कंपेयर करके किया गया है। ये इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। वैसे तो कार्बन जो है इसके भी आइसोटोप है, एक C12 है, एक C14 है, लेकिन जो C14 है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म में चला जाता है, वो उसको इसलिए वैल्यू नहीं दी गई है, एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब C12 को देखा गया, तो जब इसका देखा गया तो इसको कंपेयर करने के बाद हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के लिए देखा तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलने लगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि डेसिमल में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। जैसे हीलियम है, ठीक है, तो हीलियम को जब कैलकुलेट किया गया तो हीलियम का जो एटॉमिक मास कितना आया, 4U आया, 4U। ठीक है, और ऐसे ही सोडियम का, कार्बन का, और जितने भी हम लोगों ने एटॉमिक मास स्टडी की है तो वो हमको क्या एक नंबर में मिलने लगे।
तो सबसे अच्छा और सबसे एप्लीकेबल जो फॉर्म आया है वो कार्बन का क्या है, 12 आया है। तो आप समझ गए। तो कंपेयर करके मैंने क्या कहा, जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का डिफाइंड नहीं है। ये सब एटॉमिक मास जो बताए गए हैं वो कंपेयर करके बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिफाइंड। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास किसी भी एटम का डिफाइंड नहीं है, बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी नॉट। रिलेटिव एटॉमिक मास हम जानते हैं, जैसे कैसे जानते हैं, कंपेयरिंग किया हमने किससे, C12 से कंपेयर किया है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बता चुका हूँ, ठीक है। 12U, जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12U है। U का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, AU और U का सेंस मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जैसे हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होगा, 4U। तो इसका मतलब क्या होता है, 4U है, इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स हैवियर देन 1/12 कार्बन एटम। मतलब ये जो 4U है इसका मतलब ये है, ये जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो 4 टाइम्स हैवियर है, 4 टाइम्स ज्यादा है इन कंपेयर टू कार्बन के 12th पार्ट से, ठीक है। कार्बन एटम के 12th पार्ट से 4 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ऐसे भी हम किसी भी चीज का, ऑक्सीजन का ले लें तो ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है, 16U, ठीक है। तो 16U का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये है वो क्या है, 1/12 कार्बन एटम से, मतलब एक 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम से 16 टाइम्स बड़ा है, 16 टाइम्स हैवियर है। इसका मतलब ये है, किसी का भी आप एटॉमिक मास ले लीजिए, मतलब कहने का सेंस ये है कि वो कंपेयर करके किसके साथ बताया गया है, कार्बन के साथ बताया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी हम मास बताते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एटॉमिक मास बोल देते हैं जल्दी में, लेकिन वो रिलेटिव मास भी उसको हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिसका भी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर बता रहे हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास बता रहे हैं, तो वो कार्बन से रिलेट करके बता रहे हैं, कार्बन के 12th पार्ट से रिलेट करके बता रहे हैं। तो एटॉमिक मास को हम ऐसे भी बोल देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी है कि अरे रिलेटिव है, रिलेटिव वर्ड कहाँ से आ गया। तो जितने भी हम जानते हैं, अब लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है कि जितने भी एटॉमिक मास होते हैं वो हम रिलेट करके ही बताते हैं कि हाँ, कार्बन के 12 पार्ट से हमने रिलेट किया जितने भी एटम, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बारे में, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड विच इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज एबल टू एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता हो इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट कर लेता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स एग्जिस्ट एज, कुछ एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल हैं, जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, कुछ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो गैस होती है वो कैसी होती है, डाई एटॉमिक होती है। कभी भी ये सिंगल ऑक्सीजन, ये O जो होता है वो सिंबल होता है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये डाई एटॉमिक होगा। कैसा होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ये O3 जो है वो क्या है, ओजोन है, ठीक है। ये क्या है, ओजोन गैस है, ये भी क्या है, एक गैस है।
और हमेशा जो ओजोन गैस होती है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पर मैंने और भी लिखा है, ऑक्सीजन O2 की तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें क्या होगा 2 मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, ऐसे ही इसमें ऑक्सीजन में 3 होंगे, सल्फर जो है 8 मॉलिक्यूल और ये 4। तो ऐसे हमको ये सब चीजें ध्यान रखनी है मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है उसको देख लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, क्या नंबर ऑफ एटम की बात होगी इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम में कितने जो नंबर है मॉलिक्यूल उसकी बात करेंगे। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक में क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो सिंगल एटम में एग्जिस्ट करे। सिंगल एटम का मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनो एटॉमिक में क्या दिया गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जितनी भी गैसेस हैं, ये जो भी गैसेस हैं वो कैसी हैं, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। ये क्या है, नोबल गैसेस हैं। ये क्या होती हैं, ये सिंगल एटम में एग्जिस्ट करती हैं, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, नोबल गैसेस, ठीक है। और जितनी भी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कैसे होती हैं, डाई एटॉमिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमेशा सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सिंगल एटम में जो गैसेस हैं जो एग्जिस्ट करेंगी वो नोबल गैसेस होंगी और उनको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। डाई एटॉमिक में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 2 एटम, ठीक है। तो ये जो है O2, Cl2, Br2 और यहाँ पर H2। ऐसे ही ट्राई एटॉमिक में क्या होगा, ओजोन गैस है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि 3 एटम में एग्जिस्ट करेगा, 1 और 2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही जब 3 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में क्या आएगा, फास्फोरस आएगा, जो टेट्रा है, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज किया जाता है, 8 के लिए ऑक्टा वर्ड यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्टा एटॉमिक है, ये P4 क्या है, टेट्रा एटॉमिक भी बोल सकते हैं इसको, पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं, और S8 को हम क्या बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आज जो है ये बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए, इसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, वैसे तो जो कह सकते हैं सोडियम है, ठीक है, और सोडियम है, एल्युमिनियम है, ये क्या होते हैं, ये तो मेटल की बात आ गई, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये जो है ये क्या है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी। तो यहाँ पर वेरिएशन रहता है, लेकिन जो मेटल होते हैं वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे जो है हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कंपाउंड्स देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम कंबाइंड होते हैं टुगेदर, एक साथ कंबाइंड होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइंड होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, एटम है। ये क्या है, सिंगल एटम है, ये डबल। तो जब कार्बन और O2 को कंबाइन किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अगर इनका हम वॉल्यूम में रेशियो देखें तो क्या 1:2 रहेगा। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1:2 हम लोगों ने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इनके एटॉमिक मास की बात करते हैं, इसके एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका रेशियो क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। ये हमने कैसे बताया, ये हमने ऐसे बताया
कि कार्बन का जो यहाँ पर ये देखिए कंपाउंड, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है CO2, यहाँ पर जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है हम जानते हैं 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना 16। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 16, अब यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई विद 2 देन 32, यानी 12:32। 12:32 आ गया, हमने क्या किया 4 से कैंसिल कर दिया, ये 3 और ये 8, तो 3:8। तो इसका जो मास रेशियो है वो कितना आएगा हमेशा 3:8, कभी भी चेंज नहीं होगा, तभी वो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या उनके एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वो कैसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है H2S, ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। लिखा हुआ है ZnSO4, ये किसका फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट का। लिखा हुआ है H2SO4, ये किसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और ये H2CO3, ये किसका फॉर्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का। तो ये क्या है, हमने क्या किया है, इनके जो है सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है इनको। ठीक है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है जिंक सल्फेट, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो नाम है हमने क्या किया सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये भी क्या है कंपाउंड है जिनमें सभी एलिमेंट का रेशियो, सभी एलिमेंट के एटम का रेशियो क्या होगा फिक्स होगा। इनका वॉल्यूम भी होगा और इनका मास भी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये कंपाउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भी हम कई सारे कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं आगे एटम्स एंड आयंस की। एटम्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। एटम्स जो है उसमें हम जानते हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और किसी भी एटम की जो स्पेशलिटी है, देखिए पहले हम क्या करते हैं एटम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो एटम का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। ठीक है, ये तो जो हो गया स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसका, ये स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अभी तक अगर आपने लर्न नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है ये चार्ज लेस होता है, या ऐसे भी चार्ज लेस बोल सकते हैं या नो चार्ज ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एटम की स्पेशलिटी। और क्या होती है एटम की स्पेशलिटी, अगर किसी भी एलिमेंट के एटम की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर एटम की स्पेशलिटी के लिए बोला जाए तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा फैक्चुअल बात है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और कोई भी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल है तो वो एटम कैसा हो जाएगा
न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल। ठीक है, अगर किसी एक या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या फिर प्रोटॉन कम हो जाए तो ये फिर न्यूट्रल नहीं होता है, ये चार्ज शो होने लगता है, उस पर चार्ज शो होता है और उसी के लिए हम बोलते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आयंस की। एटम होते हैं वही आयंस बनाते हैं, और आयंस का मतलब क्या होता है? एक तो देखो पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ये पॉइंट ध्यान रखना है। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयंस को बोलते हैं कैटायंस, नेगेटिव आयंस को, और पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग कैटायन और एनायन के बारे में, या कह सकते हैं आयंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब आयंस होते क्या हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आयन क्या है, आयंस को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? तो आयंस को हम क्या बोलेंगे? आयंस को किस तरीके से लिखेंगे? An atom which bears a charge, मतलब ऐसा कोई एटम जिस पर चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आयंस। ठीक है, ऐसा एटम जिस पर क्या आ जाए? चार्ज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। अब चार्ज क्यों आएगा उसके पीछे भी रीजन है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब कोई एलिमेंट, ये कह सकते हैं मेटल हो सकता है, मेटल ही लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो उस पर कौन सा आयन आ जाएगा? पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, पहली बात तो आयन की डेफिनेशन हमने देख ली, क्या कि जिस पर ऐसा कोई एटम जिस पर क्या आ जाए? चार्ज आ जाए। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम है। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। तो ये लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको लूज करता है, मतलब लॉस कर देता है, छोड़ देता है। इस वजह से सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस पर एक पॉजिटिव आयन आ जाता है, और उस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। एक एग्जांपल ये सोडियम वाला हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। ये क्या होता है? इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दीजिए, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऐसे याद रखिए। तो ये मैग्नीशियम के इस पर क्या आते हैं? 2 चार्ज आ जाते हैं और +2 आ जाता है, और प्लस को हम क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही एनायन के लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। ऐसे ही हम, ये तो कैटायन की बात हो गई, ऐसे ही एनायन की बात करेंगे। एनायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अभी हम देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कैटायन और एनायन के लिए। यहाँ पर हम एक लाइन कैटायंस, एक लाइन खींच दी, और इसको हमने क्या बोला? एनायंस। कैटायंस और एनायंस। तो कैटायन की बात कर चुके थे, एनायंस की बात कर लेते हैं। एनायंस किसके लिए होता है? मोस्टली ये नॉन मेटल्स के लिए होता है। इसमें देखो एनायंस में क्या होता है? गेनिंग, कुछ भी कर सकते हैं, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऐसे करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है। इसमें क्या करता है, लूज या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब छोड़ता है, रिलीज करता है। ये क्या करता है, मोस्टली नॉन मेटल में होता है, और ये किसमें होता है, मोस्टली क्या मेटल्स में ही होता है ये, और ये नॉन मेटल में होता है। तो कैटायन का हम आपको एग्जांपल दे चुके थे, सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनायंस के लिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल पहले ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेता है, तो ये क्या बन जाता है 2-, और 2-, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कैटायन, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो एनायन। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद कोई बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल होने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, अब ये कैटायन एनायन कैसे होते हैं, ये जब रिएक्शंस होती हैं तब उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम के पास जाता है, तब ये प्रोसेस होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप थ्योरी में चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन, दे ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन, हैव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लॉस ऑफ। ठीक है, तो ये पॉइंट सब आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम लोग अभी आगे और भी करेंगे काम। अच्छा, यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी को और देख लेंगे कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होगी, क्योंकि वैलेंसी हमेशा डिपेंड करती है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने कैटायंस के लिए सोडियम का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो सोडियम क्या कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होगी, +1 होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो इसकी वैलेंसी +2 होगी। ऐसे ही अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ये क्या करता है, लूज, ये क्या कर रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसके लिए इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। ठीक है, तो जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है किस पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अगर एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, यहाँ पर सोडियम की फिर से एक बार बात कर लेते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वैलेंसी +1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसलिए वैलेंसी +2। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी +3। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी +1। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसकी वैलेंसी +2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये ध्यान रखना है। अब माइनस में कब आएगा, माइनस वैलेंसी कब आएगी, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। ये क्या है, वैलेंसी के लिए लिख दिया है मैंने, -2। ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसकी वैलेंसी -3। फ्लोराइड है, क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसकी वैलेंसी -1। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी वैलेंसी किसमें, नेगेटिव में आएगी, लूज करेगा प्लस में रहेगी। तो ये इस तरीके से आप वैलेंसी को देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे कि भाई इलेक्ट्रॉन को लूज 1, 2, 3 ही क्यों कर रहे हैं, और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे। कल हम आपको बताएंगे रेडिकल्स के बारे में, और रेडिकल्स के बारे में बताने के बाद हम आपको क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना बताएंगे, किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाएगा, किस तरीके से एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं।
इसको एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी नहीं, ये आपको जब भी आगे भी पढ़ना है 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। तो कीप स्टडी, कीप लर्निंग। थैंक यू।